नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी। और आज मैं आपके सामने हूं एक जनरल टॉपिक पर बात करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो सीएसएआर भी देते हैं, गेट भी देते हैं। और बेसिक डिफरेंस क्या है, और कई स्टूडेंट्स को डिफरेंसेस में भी प्रॉब्लम होती है, तो यही सब के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं। तो बेसिकली कई लोगों का रुझान सीएसएआर की तरफ ज़्यादा होता है, कई एस्पिरेंट्स का रुझान ज़्यादातर गेट की तरफ से होता है। तो चलिए देखते हैं किनके क्या फ़ायदे हैं, किनके एग्ज़ाम के लिए क्या क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, फीस कितनी होती है, वैलिडिटी कितनी होती है। इन सब के बारे में हम एक बात करते हैं जिससे हम कॉमन तौर पर समझ सकें या डिफरेंस बता पाएँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीएसएआर वर्सेस गेट में फ़ी क्या होता है, ये हमारा सिनेरियो रहने वाला है। फिर सिलेबस और एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे होता है, कब होता है, फेलोशिप और वैलिडिटी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर लास्टली हम कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे, दोनों एग्ज़ाम को मिलाते हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीस के ऊपर। तो सीएसएआर नेट का जो फीस होता है जनरल कैटेगरी के लिए वो 1100 रुपये होता है। और ये आप एक बार फॉर्म भरेंगे तो ये आपको 1100 रुपये पेमेंट करना होगा, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस इसमें नहीं जाते हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सीएसएआर नेट का होता है, चाहे आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो या एलएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको फीस उतना ही देना होता है, ये ध्यान रखिए। तो इसमें 550 रुपये आपको लगते हैं। और साथ ही साथ एसटी एससी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 275 रुपीज़ लगते हैं। ये सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं ऑनलाइन ही होते हैं, और सारा आपका नेट बैंकिंग या यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड, इन सब से पेमेंट करना होता है। बैंक जाने के लिए चलान कटाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। ठीक उसी तरीके से गेट के लिए अगर हम बात करें तो एसटी एससी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 850 का प्राइस है, जबकि अदर स्टूडेंट्स के लिए 1700 रुपये लगते हैं। ये देखिए, मतलब आप मेल हैं या फिर और ओबीसी में आ रहे हैं, तो अगर आप मेल हैं या फिर और किसी भी कैटेगरी में अदर एसटी एससी पीडब्ल्यूडी और फीमेल को छोड़कर, तो आपको 1700 रुपये देने होंगे। इसके भी फॉर्म को आप फिलअप करने के बाद जब आप प्राइस मतलब इसका फ़ी पे करते हैं, तो इसके लिए भी नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं सिलेबस एंड डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। तो जनरली सिमिलर बोलने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि गेट में सिलेबस लगभग आपने अगर सीएसएआर पढ़ लिया है तो गेट का सिलेबस ऑलमोस्ट क्लियर हो ही जाता है, अगर लाइफ साइंस की मैं टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो। ठीक है, तो बस डिफरेंस क्या होता है कि लेवल की बात होती है कि किस लेवल तक जाएंगे हम, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट मतलब कि सीएसएआर के सिलेबस को आपने पढ़ लिया तो गेट को भी आपने अप्रोक्सीमेटली पढ़ लिया। लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं। गेट के एग्जाम में केमिस्ट्री भी आता है और वो कंपलसरी होता है, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट में 5 पार्ट होते हैं, उनमें से कोई 2 आपको चूज करना होता है, और एप्टीट्यूड भी कंपलसरी होता है गेट में। लेकिन जब हम सीएसएआर की बात करते हैं तो सीएसएआर में 3 पार्ट होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में एप्टीट्यूड का हिस्सा होता है या जनरल रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और उसमें आपको मैक्सिमम 15 सॉल्व करने होते हैं। ठीक उसी तरीके से बी पार्ट में सीएसएआर के लिए अगर मैं बात करूं तो उसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 35 अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम। फिर आपसे जितना बन रहा है 35 के नीचे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद सी पार्ट में अगर बात की जाए तो 75 क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत ही रिसर्च बेस्ड होते हैं और एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन गेट में उतने रिसर्च बेस्ड या एप्लीकेबल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़े मोड़े एनालिटिकल होते हैं या फिर आप मैथमेटिकल बेस्ड होते हैं। लाइफ साइंस की ही बात करूं तो मैं डिफिकल्टी लेवल्स वेरी कर रहा है, उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि गेट कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन डाल देता है और इजी भी डालता है, लेकिन सीएसएआर बहुत एनालिटिकल, आपको उस पर एनालाइज करना होगा। बी पार्ट में आप बोलो तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, सी पार्ट में किस्मत रहा तो आ जाते हैं, अदरवाइज मोस्टली सीएसएआर टफेस्ट है। ठीक है, और ज़्यादातर कई एस्पिरेंट्स का मानना है कि सीएसएआर ज़्यादा टफ हो रहा है
और गेट उसकी तुलना में थोड़ा कम है। टफनेस दोनों है, लेकिन सीएसआर बहुत ज़्यादा लेवल को छू रहा है कई बार। इस बार के एग्जाम में एस्पायरेंट्स का कहना था बहुत हाई लेवल जा रहा है, लेकिन गेट भी कोई कम नहीं है, धीरे धीरे वो भी अपने लेवल बढ़ा रहा है। चलिए ठीक है, वो तो कंपटीशन करना लाजमी है, तभी तो हम अच्छे होंगे और अपने डिफ़िकल्टी को बढ़ाएंगे, तभी तो वो अच्छे लोगों को भी सेलेक्ट करेंगे और हमें भी पढ़ते रहना चाहिए ताकि हम अच्छा कर सकें। ठीक है, चलिए। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है सीएसआर नेट जेआरएफ के लिए? आप भर तो सकते हैं फॉर्म बेसिकली ग्रेजुएशन में, लेकिन उसका फायदा कुछ खास होगा नहीं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो आपको पीएचडी का मौका मिलता है या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आप पीएचडी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपने केवल एलएस क्वालिफाई किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं यूनिवर्सिटी में। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में भी वो पीएचडी को ही प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में आसानी से आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको प्रमोशन के ऊपर भी काम करना है या प्रमोशन भी चाहिए तो पीएचडी वहाँ मस्ट होता है, रिसर्च पेपर मस्ट होते हैं, तब उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। और जेआरएफ के बेस पे अगर आप पीएचडी करेंगे तो फिर आपके पैसे भी आते रहते हैं, हम उस पर भी बात करते हैं। गेट की अगर बात की जाए तो बीटेक होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। अगर आपने एमएससी बीएससी किया तो वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन होना ही चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। जैसे लाइफ साइंस में कर रहे हैं तो आप लाइफ साइंस में किसी भी सब्जेक्ट से जो रिक्वायर्ड है उससे आपने एमएससी की है तो आप डेफिनेटली एग्जाम दे सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम कंडक्ट कैसे होता है। तो एक साल में मोस्टली, अभी कोरोना की वजह से सीएसआर में डिले हो रहा था, लेकिन सीएसआर एक साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराता है। और मोस्ट प्रोबेबली अगर वो नॉर्मली एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो जून में एक एग्जाम होता है, एक दिसंबर में एग्जाम होता है, मतलब ट्वाइस इन अ ईयर। लेकिन गेट एक साल में एक बार एग्जाम कराता है। मोस्ट प्रोबेबल उसके एग्जाम जो होते हैं फरवरी में होते हैं, फर्स्ट या सेकेंड वीक में। ठीक है, और ये एक ही बार होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ये एग्जाम देने के बाद क्वालिफाई होते हैं तो सीएसआर नेट जेआरएफ होगा अगर आपका, तो उसकी वैलिडिटी 2 ईयर होगी जब वो सर्टिफिकेट इशू होता है उस तारीख से। और एलएस मतलब लेक्चररशिप जब तक है जान, मतलब आप जब तक पढ़ाई जब तक देना चाहते हैं, जब तक आप पास आउट नहीं हो जाते हैं तब तक आप देते रहिए, और बिल्कुल जब तक है जान। ठीक है, गेट की जो फेलोशिप की वैलिडिटी या फिर गेट का जो, इसमें जनरली फेलोशिप तो नहीं होता, लेकिन कई बार आईआईटी में आपको अच्छे रैंक होते हैं तो उस इंस्टीट्यूट के तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि जितने लोगों ने गेट क्वालिफाई कर लिया सबको फेलोशिप मिलेगा, ये चांस बहुत कम होता है। इसमें रैंक अच्छे होते हैं तभी आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप प्रोवाइड कराता है, वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर। और ज़्यादातर ये आईआईटीज वाले ऐसा कर सकते हैं, या फिर आईआईएससी बेंगलोर के थ्रू भी हो सकता है, या बीएआरसी में भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, हम बात करते हैं। इसकी वैलिडिटी 3 साल होती है, जब से आपने क्वालिफाई किया या फिर जब से उन्होंने रिजल्ट जारी किया है या सर्टिफिकेट जारी किया है। कैरियर अपॉर्चुनिटी किया है सीएसआर नेट करने का या जेआरएफ करने का, तो फिर इसमें आपको सबसे बेस्ट है कि फेलोशिप मिलता है। और अभी जो फेलोशिप है वो लगभग एचआरए मिलाकर अगर हम बात करें तो मेट्रो नॉन मेट्रो दोनों को मैं इंक्लूड कर लूं तो 43 से 44 हजार लगभग आपका बन जाएगा, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोल रहा मैं। और आप इंडिया में भी पीएचडी कर सकते हैं अगर आपकी पहले ही बहुत अच्छी खासी एमएससी लेवल पर डिसर्टेशन में या आपने कहीं प्रोजेक्ट में काम किया तो आप एब्रॉड में भी जाकर पीएचडी कर सकते हैं। या फिर आपको पीएचडी के बाद टीचिंग में इंटरेस्ट है तो पीएचडी करने के बाद आप टीचिंग में जा सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा एलएस के बेसिस पर या फिर उस सर्टिफिकेट के बेसिस पर यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। या कई स्टेट्स में पीएससी एग्जाम लेता है, उसके थ्रू वो इसमें मिनिमम क्राइटेरिया सेट या नेट होना चाहिए, तब आप टीचिंग के लिए यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज के लिए आप एलिजिबल होते हैं। कई यूनिवर्सिटी के भी क्राइटेरिया हैं कि वो आपको नेट एलएस के बेसिस पर ले लेंगे और एमएससी के बेसिस पर, लेकिन आपसे अगर सुपीरियर है कोई और उनके पास रिसर्च पेपर है, डॉक्टरेट है, पोस्ट डॉक्टरेट है, तो स्वाभाविक सी बात है उनको मौका ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने किसी
मेडिकल वाले फार्मा में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या फिर आयुर्वेदिक वाले इंडस्ट्री में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या फिर और भी बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी के हैं जो प्राइवेट सेक्टर हैं, वहाँ जा सकते हैं। PSUs में भी आप जा सकते हैं। साथ ही साथ साइंटिफिक ऑफिसर के लिए या फिर साइंटिस्ट बनने का भी आपको बहुत बार इससे मौका मिलता है, या फिर आप स्टार्टअप कर सकते हैं या एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। अगर आप में टीचिंग की स्किल भी बहुत अच्छी है तो आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप ही अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। या फिर जैसे मान के चलिए कि आपने PhD कर ही रखा है और आपने बहुत, मान के चलिए सिंथेटिक सीड पर आपने, मतलब सीड बनाने वाले पे PhD बहुत अच्छी की, तो आप डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर कीजिए, सिंथेटिक सीड्स बनाइए, फॉरेन में सेल करिए, इंडिया में सेल करिए। या फिर अगर आपने प्लांट बायोटेक पर किया है तो फ्लावरिंग का कितना ही बहुत अच्छा बात है, तो आपने अगर प्लांट बायोटेक से कुछ अच्छे खूबसूरत फ्लावर बना लिए हैं, रोज बना लिए हैं, मैरीगोल्ड को डेवलप कर लिया है जो बहुत सारा रेजिस्टेंस बेस्ड है, उस पर आप बात कर सकते हैं। या फिर आपने PhD करके बहुत सारी अच्छी चीजें की हैं और आपने सपोज करिए कि ड्रॉट रेजिस्टेंस राइस बना लिया और वो बहुत सूखे में भी ग्रो करके राइस प्रोडक्टिविटी दे रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है आप अपनी इंडस्ट्रीज भी ओपन कर सकते हैं, या फिर उसके बेसिस पर ऐसे सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो ज़्यादातर ड्रॉट रेजिस्टेंस हैं, तो उसकी भी आप कंपनी बनाते हुए शुरुआत कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजन हैं। या फिर आपने कोई ऐसे फ्रूट्स बनाए जो लेट से पकते हैं, जिससे फिर वो सेव ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। या फिर कोई आपने ऐसा तरीका ढूंढ लिया कि PhD के दौरान आपने कोई बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग एजेंट ढूंढ लिया, या फिर आपने ऐसा कोई हर्बिसाइड ढूंढ लिया, या फिर बहुत सारे ऑप्शन है, इसके बेस्ड पर आप कंपनी बना सकते हैं, लेकिन मेहनत चाहिए होगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है। फिर उसके आगे हम बात करें गेट, तो हायर एजुकेशन के लिए आप इंडिया अब्रॉड ज्वाइन कर सकते हैं PhD के लिए, या फिर रिसर्च के पोस्ट पर RA या फिर PA का ऑप्शन होता है, या फिर सेमी गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, बहुत सारे हैं, जैसे इंडियन ऑयल्स हो गया, या फिर कई प्राइवेट सेक्टर हैं जो गेट के बेसिस पर रिक्रूटमेंट लेते हैं। हाँ, हालांकि हम ये मान सकते हैं कि बहुत कम ही ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जो लाइफ साइंस गेट के बेसिस पर आपको रिक्रूटमेंट दे दें, लेकिन मिलती है कई जगह। अगर आपके रैंक अंडर 100 है, अंडर 50 है, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। फिर प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी होता है बहुत जगह जो गेट के बेसिस पर आपको हायरार्की लेता है। ऐसा नहीं कि केवल लाइफ साइंस में गेट का बहुत रोल है, अदर सब्जेक्ट में तो गेट बहुत ही सुपीरियर है। PSUs हो सकता है, इसमें भी आप वही एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं, लेकिन PhD के बाद ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होते हैं। अगर आपने केवल गेट या फिर ये क्वालिफिकेशन के बेसिस पर शुरुआत किया है तो आप इंस्टीट्यूट का शुरुआत कर सकते हैं, आपके पास टीचिंग स्किल अच्छा है तो आप एक खुद ही बिल्ड कर सकते हैं, या फिर आप घर से ही शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाना, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं। किसी भी लेवल पर, बहुत लेवल पर होता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे दोस्तों जो गेट और नेट के बीच में होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आपको कुछ ऐसा डिफरेंस जानना हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा, हम आपसे बात कर लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच।